गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसका यूजेस क्या हैं, जो रेशे फाइबर है, प्लास्टिक है, इसका यूजेस क्या है, अपने डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी चीज़ नवोदय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग नवोदय की भी तैयारी कर लें, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। मैं वहाँ पर हेडिंग डाल दूँगा कि ये पॉइंट नवोदय से में आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको जो शॉर्ट पॉइंट होगा उसको आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं नवोदय का पूरा तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। तो पोशाक पोशाक क्या होता है जिसे हम लोग पहनते हैं, कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। देखो, हम लोग जो रेशे होते हैं या फाइबर्स होते हैं वो कैसे प्राप्त होता है, हम लोग प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होता है, कृत्रिम रूप से भी प्राप्त होता है। अब प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, आगे देखते हैं। चल, प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में जनरल नॉलेज रहना चाहिए कि प्राकृतिक जो हमको नेचुरल प्रकृति से प्राप्त होता है, और कृत्रिम जो जिसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ये उस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्राकृतिक, यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के मतलब वस्तु का नाम लिखना है और रेशे का यहाँ पर प्रकार आप लोगों को लिखना है। आइए पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। किसे कहेंगे, देखो, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास है, ऊन, रेशम आदि पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें संश्लेषित या निर्मित रेशे कहते हैं। मानव निर्मित रेशे जिसके मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जो कपास होता है, ऊन होता है, रेशम होता है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। अब संश्लेषित रेशे क्या है हम लोग समझ गए, जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। अब देखेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, देखो ये और ये क्या है, एक एक ठो मनके से बना है। मतलब जो माला होता है, आप लोग जो उसे माला पहनते हो गले में, तो एक एक मतलब मोतियों की बिंदु बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोतिया से बन के बना होता है ये पूरा माला। तो एक एक जो मोतियां हैं, एक एक मोतियां क्या होती हैं, 1 लाख होती हैं। 1 लाख मतलब केवल एक लाख मतलब एक, बहुलाख मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, देखें, धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली जो रूप है, बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखो, इस प्रकार कागज से जोड़ के आप लोग इसको बना सकते हो, ऐसा करके बोला गया है। यहाँ पर आप लोगों को बहुलक वर्ड याद रखना है कि किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। मतलब एक छोटी इकाई, एक रेशा, फिर एक रेशा, फिर ऐसे ऐसे मिलकर क्या किया है, एक हार का निर्माण हुआ। तो एक इकाई को क्या बोलते हूँ, मैं 1 लाख बोलता हूँ। अब पूरा इकाई जब मिल जाते हैं तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, बहुलक बोलता हूँ। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। पॉली शब्द जो ग्रीक शब्द से आया है, पॉली तथा मर, है ना, तो मिलकर बनाता है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, तथा मर का मतलब होता है भाग या इकाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बना होता है हमने। अब संश्लेषित देखो, यहाँ पर जो बॉक्स में दिया रहता है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप लोग हमेशा नोट डाउन करते रहेंगे। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। क्या है, एक कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। अब सेलुलोज और क्या होता है, पौधों में पाया जाता है सेलुलोज, है ना। सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, उसको जो गाय होते हैं उनके आमाशय में सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है। इसके कारण वो बिना पकाए हुए खाना, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं सभी को पचा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पचा पाते। क्यों, क्योंकि हम लोग को सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए हम लोग पका के खाते हैं खाना। तो जो कपास होता है एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार, तो बहुत सारे यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं। रियोन दिया है, नायलॉन दिया है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं रियोन। रियोन ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, रेशम ही होता है। क्या होता है, रेशम। तो देखो, रेशम हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है,
एक जीव से प्राप्त होता है, कीट से प्राप्त होता है। आप लोग देखे होंगे रेशम कीट बोलते हैं, रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक ना सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था, ठीक है। और ये बहुत महंगा होता था। जो बोलते हैं ना रेशम के कपड़े क्या होते थे, बहुत ही महंगे होते थे। क्या होते थे, बहुत ही महंगे। तो इसको कोई भी व्यक्ति ऐसा खरीद नहीं पाता था, इसको एकाएक कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं पाता था। तो इसके लिए क्या किया, कृत्रिम रूप से इसको बनाने की तैयारी किया और आखिर में इसको जो रेशम होता है उसी के समान एक केमिकल मिल गया, उपचार में प्राप्त किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयॉन या रेशम बोलते हैं यह कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयॉन क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत काष्ठी लुगद से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम की समान बुना जा सकता है। देखो रेशम के समान ही होता है, पर उसका क्वालिटी बोले प्योर जो रेशम होता है उससे थोड़ा कम होता है ना। इसलिए कारण इसको बाज़ार में आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। उनके साथ मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से बनाते हैं। एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना है ना, कि रेयॉन से हम लोग क्या बना रहे हैं, है ना, नायलॉन से क्या बना रहे हैं, ये पता रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं नायलॉन। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित है, इसी कारण इसे संश्लेषित रेशा बोल रहे हैं ना। मानव निर्मित रेशा है और इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। मतलब इसको कोई भी प्राकृतिक इसमें चीज़ नहीं डाला गया, प्योर कृत्रिम है, मतलब मानव द्वारा निर्मित पदार्थ है ये नायलॉन, ठीक है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यहाँ प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो आप लोग को पूछा जा सकता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है नायलॉन। तो ये पॉइंट बन सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नायलॉन रेशा कैसा होता है, प्रबल होता है। प्रत्यास्थ मतलब तनता है। जैसे रबड़ को आप लोग खींचोगे तो क्या होता है, तनता है ना, फिर आप छोड़ोगे तो वापस आ जाता है, तो प्रत्यास्थ ये भी वैसा ही होता है। हल्का होता है, यहाँ चमकीला और घुलने में क्या होता है, धुलने में सुगम होता है था। यहाँ कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने रस्से बना सकते हैं? कि नायलॉन इतना मजबूत होता है, जैसे आप लोग देखोगे पिक्चर में देखते हैं कि ऊपर में जिस चट्टान में आपको पहाड़ में चढ़ना है तो ऊपर में क्या करते हैं, रस्सी फेंकते हैं ऊपर, है ना, तो उसी को झूलते हुए हम लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो बहुत मजबूत होता है, तभी तो हमारे भार को सह लेता है। तो ये किसका बना होता है, ये नायलॉन का बना होता है। जो पैराशूट होता है वो भी, है ना। तो हम नायलॉन से निर्मित कुछ वस्तुओं के उपयोग में जाते हैं, जैसे जुराबे हो गया, रस्से हो गया, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश का, ये सभी से भी उपयोग दिया गया है। तो याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पर चढ़ रहा है, देखो व्यक्ति क्या कर रहा है, पैराशूट का जो रस्सी है या फिर पहाड़ में चढ़ रहा है, ये सभी उसी से मिलकर बना होता है। अब उसके बाद देखते हैं पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। अब पॉलीएस्टर क्या होता है, उसके बाद एक्रेलिक क्या होता है, उसको दोनों को देखेंगे। तो पॉलीएस्टर, पॉली मतलब समझ गए एक से अधिक, पॉली मतलब एक से अधिक, है ना, बहुलक जो बोले थे ना वही है ये भी पॉलीएस्टर। तो पॉली का मतलब एक से अधिक, एस्टर मतलब जो फल होते हैं ना उसमें गंध प्रोवाइड करता है कौन, एस्टर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। ये रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें मतलब खरोज बोल सकते एक प्रकार से, नहीं पड़ती या मुड़ता उड़ता नहीं आसानी से, ठीक है। यहाँ सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। यहाँ वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ हैं। आप लोगों को एक सुंदर पॉलिस्टर कमीज और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर। तो टेरिलीन का नाम याद रखेंगे, कि एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। तो पॉलिएस्टर के एग्जांपल टेरिलीन याद रखेंगे। इसे बहुत ही महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य वस्तु तंतुओं समान बुना जा सकता है। इसको हम लोग अलग अलग पॉलिएस्टर जो होता है ना उसको अलग अलग निकाल सकते हैं, फिर उसको और बुन सकते हैं। ऐसा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी उसके बाद दिया है, देखो बॉक्स में दिया है क्या बोला है, मेरी माँ जल के लिए सदैव PET बोतलों और चावल तथा चीनी के संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैंने जानना उत्सुक हूँ कि आखिर यहाँ पेट क्या है। तो देखोगे आप घर में जो चावल रखते हैं या कुछ भी चीज़ को रखते हैं तो उसको सुरक्षित बर्तन होता है उसी में रखते हैं, तो ये कुछ चीज़ का मिलकर बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेट। अब पेट का पूरा नाम क्या होता है, याद रखेंगे, पेट का पूरा नाम क्या होता है, PET का पूरा नाम क्या होता है, ये याद रखेंगे। तो क्या होता है, पॉलीएथिलीन, क्या लिखा है, पॉलीएथिलीन टरथलेट। क्या होता है, पॉलीएथिलीन
टरथलेट, है ना। एक बहुत ही सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलों, बर्तन, फिल्म तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के लिए इसका निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो पॉलिएस्टर यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसको देखेंगे कि पॉलिएस्टर क्या होता है। वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है, जो इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन जो तो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, मैं बोला था वही है। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो आपको कपड़े आपको मिलते होंगे ना, वो टेरिकॉट, सूती, ऐसा सब बोलते हैं ना, वो क्या है, यही चीज़ है वो, है ना, पॉलिएस्टर ही है। ठीक है, जैसा नाम से सुझाते हैं। ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। ठीक है, पॉलीकॉट कैसा होता है, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल किसका मिश्रण है, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो ये दोनों पॉलीवूल और पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, ये आप लोग को याद रखना है। याद कर लोगे, ओके ओके सर, हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग सर्दियों, अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर। क्या पहनते हैं, स्वेटर। तो स्वेटर अथवा शॉल पहनते हैं, कंबल जो हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, है ना। तो ये भी क्या होता है, ये भी पॉलिएस्टर ही होता है। इनमें से बहुत से वास्तविक रूप से प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होता है। हम लोग जो कंबल ओढ़ते हैं वो प्राकृतिक ऊन से तो निर्मित नहीं होता, नहीं तो बहुत महंगा होता है, इसको हम लोग खरीद नहीं पाते, है ना। एक मतलब हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता, खरीदेंगे पर हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता, तो इसे निर्मित नहीं किया जा सकता, है ना। तो वे उन सर्दी से दिखाई देते हैं, उनके समान ही दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रिलिक, जो उनके समान ही होता है। एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, विविध रंगों के रूप में उपलब्ध होती हैं, संश्लेषित रेशा अधिक टिकाऊ पहुंच के भीतर होती हैं, ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, समझ आ गया। तो अब हम लोग इसको समझ गए कि नहीं, हाँ समझ गया सर। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इसको। अब जो एक्रिलिक वाला होता है ना, इसी को हम लोग ना अधिकतर समय पहनते हैं, कपड़े जो होते हैं इसी को अधिकतर समय पहनते हैं। तो ये जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेशे होते हैं और कृत्रिम रेशे होते हैं, इनमें दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि अगर कृत्रिम रेशों को हम लोग आसानी से इसको पिघला सकते हैं। मतलब ना, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जैसे रसोई घर में हम लोग इसको आपकी माताएं बहनें जो भी पहनी होगी, अगर ये आग के संपर्क में आता है तो क्या हो सकता है, पिघल सकता है और बॉडी में चिपक जाता है। इसी कारण ना जो रसोई घर में होता है, इन सभी चीज़ को, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग को पढ़ना चाहिए प्राकृतिक वाला। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग समझ गए। ठीक है, अब पेट्रो रसायन क्या होता है, यहाँ बॉक्स में दिया है पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। तो पेट्रो रसायन वे संश्लेषित रेशे जिसमें पेट्रोलियम मूल कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, इसको पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म देखते हैं। क्या देखते हैं, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अब कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। देखो, अब जैसे आज बारिश हो गया तो क्या करोगे, आप छाता यूज़ करोगे, जिसमें ऐसा छाता यूज़ उपयोग करोगे जिससे आप बारिश से बच सको, ऐसे यूज़ करोगे, मतलब वाटरप्रूफ छाता यूज़ करोगे कि नहीं। अच्छा सर, हम तो करेंगे यही चीज़, है ना। तो यही चीज़ को बोला गया है। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, ये सभी को आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना। एक प्राकृतिक रेशा है और एक कृत्रिम रेशा है, इसको दोनों को बराबर मात्रा में कपड़े ले लेना है, जितना लेना है 2 फीट का, 1 फीट का या 1-2 सेंटीमीटर जो भी कपड़े लेना है, उसको पानी में भिगो देना, बाहर रखना है, सुखोना है। आप लोग देखेंगे कौन पहले सूखता है और कौन अधिक जल घेरता है, मतलब जल अधिक सोखता है, मान रहा ना, कौन ज़्यादा अधिक जल सोखता है। आप लोग वाटर को कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, हम लोग समझ गए। अब प्लास्टिक देखते हैं। अब प्लास्टिक तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। प्लास्टिक का हमारा जीवन बिना प्लास्टिक के तो चल नहीं सकता, है ना, क्योंकि हम लोग घर में कोई भी चीज़ यूज़ करें प्लास्टिक के बिना होता ही नहीं है। तो प्लास्टिक भी होता है एक संश्लेषित रेशे की तरह ही, प्लास्टिक भी क्या है, बहुलक है। तो बहुत सारे बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर बहुलक की जो होता है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कोई रैखिक भी हो सकते हैं और तिर्यक बंद या क्रॉस बंद हो सकते हैं। यहाँ पर एक दिया है रैखिक और दूसरा है तिर्यक बंद। तो रैखिक मतलब जो लीनियर, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा है, फिर इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये। और तिर्यक में होता क्या है, तिर्यक में यह होता है कि एक जुड़ा है, उसके नीचे फिर जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर नीचे देखें, ये देखो, तिर्यक वाला में ऐसा होता है। ठीक है, एक नीचे इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर, तो तिर्यक पूरा क्रॉस बना होता है। क्या होता है, पूरा यहाँ पर क्रॉस बना होता है। तो प्लास्टिक वस्तुएं तभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, मतलब
हम लोग प्लास्टिक को सभी संभव आकारों में जैसा हम लोग चाहते हैं पिघलाकर उसको हम लोग अपने आकार में ढाल सकते हैं, कुछ भी आकार में इसको ढाल सकते हैं। और इसका पुनर्चक्रण भी हम लोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग हम लोग पुनर्चक्रण में भी करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक को हम लोग जिस प्रकार में मोड़े, बॉटल बनाए, कुर्सी बनाए, टेबल बनाए, बाल्टी बनाए, टब बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। तो जिस प्लास्टिक को हम लोग उचित आकार में ढाल सकते हैं, एक बार जो आकार ढल गया उसको हम लोग फिर से पिघलाकर दूसरा आकार में ढाल सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक को अभी एक बार और नवोदय में पूछा गया था कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, तो पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। मैं बताया जिसको गर्म करके आसानी से विकृत या मोड़ा उड़ा जा सकते हैं। ठीक है, इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग किसे कहेंगे? थर्मोसेटिंग किसे कहेंगे बच्चों? जिसको एक बार उचित आकार में ढाल दिया गया उसको फिर और उसको मोड़ा या विकृत नहीं किया जा सकता, उसको थर्मोसेटिंग। सेटिंग हो गया एक बार मतलब फिट हो गया मतलब फिट, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको थर्मोसेट। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका होता है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। क्या होता है? बेकेलाइट और मेलामाइन होता है। और बेकेलाइट क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, ये याद रखेंगे। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, यहाँ आग का प्रतिरोधक। तो ये आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि आग का प्रतिरोधक कौन सा जो पॉलीमर है ये होता है, ऐसा पूछ सकता है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं वो होता है, इसके अंतर्गत आता है मेलामाइन। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक, मेलामाइन मतलब आग प्रतिरोधक क्या होता है? मतलब जहाँ पर आग लग गया वहाँ पर हमको मेलामाइन को अगर डालते हैं तो आग को ना बुझा देता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या कहते हैं? बुझा देता है, इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर कुछ थर्मोसेटिंग से निर्मित वस्तुएं दी हैं और थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं यहाँ पर हमको दिया गया है भाई। अच्छा, अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, आज यदि कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने में सोचे तो प्लास्टिक पात्र सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण यह है कि हल्का होता है, कम कीमत में होता है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है मतलब ये है कि अगर धातु को हम लोग नमी में रख दो, जैसे धातु मतलब लोहा को हम लोग एयर में, बाहर में आपके घर में रख दो तो नमी के कारण क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक को आप लोग रख दो, एयर में रख दो, कहीं भी रख दो, वो रिएक्ट नहीं करता, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए अनभिक्रियाशील बोलते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। अभी बात की है कि प्लास्टिक कैसा होता है? बहुत ही हल्का होता है। हल्का होता है, कोई भी उठा सकता है आसानी से। ठीक है, हल्का होता है। अब लोहे की बाल्टी को उठाओ और उसी टाइम प्लास्टिक की बाल्टी, कौन हल्का महसूस होगा? प्लास्टिक का। ठीक है, प्रबल होता है। प्रबल होता है मतलब तन्य होता है, इलास्टिसिटी होता है इसमें। ठीक है, थोड़ा इलास्टिसिटी होता है। और चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक ये क्या होता है? चलते रहता है। और इसका पुनर्चक्रण भी तो हम लोग कर सकते हैं, ये है। तो दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। प्लास्टिक कुचालक होता है। अब प्लास्टिक कुचालक को इसलिए बोलते हैं, कुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, याद रखेंगे। कुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। आप लोग देखोगे घर में पेंचिस उपयोग करते हैं, पेंचिस को जहाँ पर हाथ से पकड़ते हैं उसके ऊपर कौन सा किसका कवर लगा होता है? प्लास्टिक का लगा होता है कवर। किसका लगा होता है? प्लास्टिक, ताकि करंट किसमें नहीं आ, अपने बॉडी में जो व्यक्ति काम कर रहा है पेंचिस से उसके हाथ में ना आ जाए, इसलिए वहाँ पर प्लास्टिक लगा होता है। तो प्लास्टिक चीज़ें कैसे होते हैं? विद्युत का कुचालक होती हैं। लकड़ी भी कोई कुचालक होता है। देखो, लोहे वाला चीज़ होता है वो क्या होता है? सुचालक होते हैं। कैसा होता है? सुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो कुचालक और सुचालक में अंतर समझेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। क्या है? प्लास्टिक एवं पर्यावरण, ये इस चीज़ को पढ़ेंगे आप लोग, है ना। इस चीज़ को अग्निशाह प्लास्टिक वाला बताया हूँ, उसको मेलामाइन वाला ही है ये। ठीक, प्लास्टिक और पर्यावरण। तो प्लास्टिक का पर्यावरण पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। यहाँ वातावरण को बहुत ही प्रदूषित करता है। क्या करता है? बहुत ही प्रदूषित करता है। मतलब कई तो सड़ते, पहली बात तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है ना, ज़मीन में रख दो तो सड़ता नहीं, वो भूमि को जो उपजाऊ क्षमता है उसको क्या कर देता है? वो कम कर देता है। तो इसको, इसके आधार पर इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं कि वो अपघटनीय है कि नहीं है। इसके आधार पर दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकरण और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल में हमको दिए गए हैं। जो घरों से जितने भी कचरे निकलते हैं, खाने की सब्जी, चावल, दाल, सब्जी, कुछ भी हो गया, ये निकलते हैं, वो कैसे होते हैं? जैव निम्नीकरण होता है। इसको सड़ जाता है, आसानी से सड़ जाता है और क्या बन जाता है भाई? खाद बन जाता है। ठीक है, और जिसको जो जैसे कागज हो गया जैव निम्नीकरण है, सूती कपड़ा है जैव निम्नीकरण, जैसे जितने भी जैव निम्नीकरण हैं उसको याद रखेंगे। और जितने जैव अनिम्नीकरण हैं जो अपघटित नहीं होते हैं, या अपघटित होने में बहुत सालों लग जाते हैं, इसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरण। यहाँ पर दिया देखो, जैसे प्लास्टिक है, टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, ये कैसे होता है? जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। क्यों प्लास्टिक अपघटित
होने में कई वर्ष लेता है। यहाँ पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ वही चीज़ को बताया गया है। क्या चीज़ को बताया गया है कि ये जो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं आसानी से अपघटित नहीं होता है ना। तो आपको जमीन में छोड़ दे तो क्या होता है, प्रदूषण का कारण बनता है। एक प्रकार पहले तो वायु प्रदूषण तो करेगा ही करेगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मृदा प्रदूषण करेगा। मृदा प्रदूषण जिसके कारण वो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। और इसी को अगर प्लास्टिक को कोई जंतु जानवर गाय खा लिए तो उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए प्लास्टिक को पुनर्चक्रण में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग कुछ दूसरा पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो पाइप यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग कुछ और बना लिए, बोतल यूज़ कर उसको और कुछ और बना लिए, इसको पुनर्चक्रण में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग एक नागरिक हैं, तो हमारे नागरिक होने के प्रति क्या जिम्मेदारी बनता है यहाँ पर दिया गया है। उपयोग कम करें, रिड्यूस मतलब उपयोग कम करिए प्लास्टिक का, पुनः उपयोग करिए, रीयूज़ करिए। रीयूज़ मतलब एक बार यूज़ हो गया उसको किसी और काम में यूज़ कर लीजिए, ये होता है रीयूज़। पुनः उपयोग करिए हो गया, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल करिए, उसी को बार बार यूज़ कीजिए। पुनः प्राप्त करें, रिकवर, और उसका उपयोग ना करना, रिफ्यूज़ करना। इस प्रकार की आदतें डालना है तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस जो बॉक्स में लिखा है उसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है, इस बॉक्स में लिखा है उसको आप लोगों को पढ़ना है। और रेशा विवेक जो यहाँ पर बोला गया है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपने क्या सीखा इसको आप लोग याद रखेंगे। आपने क्या सीखा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक रेशों की बात ही पढ़े, है ना। प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्या होता है, संश्लेषित, बाल्टी जो भी होता है प्लास्टिक के बारे में, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो ये मैं बता दिया कि जो नवोदय के पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो आंसर शीट है मैं अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगा सभी का। ठीक है, तो आप अभी के लिए थैंक यू बच्चों। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।